इस पत्रकार वार्ता के माध्यम से चर्चा करनी है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने पिछले दिनों दावा किया कि 1 करोड़ नए रोजगार का सृजन किया जाएगा। यह अपने आप में बड़ी हास्यास्पद बात है कि ना तो कोई नई उद्योग इकाई लगाई गई, ना कहीं कोई नई फैक्ट्री लगाई गई, ना कहीं पिछले 2-3 वर्षों में किया गया, और ये कहा जा रहा है कि 1 करोड़ नए रोजगार दिए जाएंगे। शिक्षकों की भर्ती में घोटाला उत्तर प्रदेश में उजागर हुआ। शिक्षा मित्र माताओं बहनों को, महिलाओं को, पुरुषों को अपना सिर मुड़वा के विरोध प्रदर्शन करना पड़ा। सुहागिन महिलाओं ने अपने सिर मुड़वाए। तमाम भर्तियों के नाम पर बेरोजगार युवकों से फॉर्म भरवाने का पैसा तो वसूल लिया गया, लेकिन एग्जाम के बाद रिजल्ट नहीं आया। रिजल्ट आया तो कोर्ट में अटक गया। तो एक प्रकार से नौकरी के नाम पे परीक्षाओं का इम्तिहान युवाओं के धोखेबाजी थी, और धनुगाही सरकार के द्वारा प्रायोजित रूप से की गई योगी सरकार। जब बीटीसी के छात्र निकलते हैं तो लाठियां, शिक्षा मित्र निकलते हैं तो लाठियां, कोई और बेरोजगार सड़कों पर तो उसे लाठियों से पीट के जेल में डाल दिया जाता है। और कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ नए रोजगार दिए जाएंगे। और जो है वो भी देख के आप बड़े अचंभित हो जाते हैं। योगी जी कह रहे हैं कि रोजगार, स्वरोजगार और स्वतः रोजगार, तीनों तरह के रोजगार योगी जी के खाते में जुड़ेंगे। यानी जो नया रोजगार दिया जाएगा वो, जो स्वरोजगार होगा वो, जो स्वतः रोजगार होगा वो। और अभी एक टीवी चैनल पे एक एंकर ने बहुत अच्छे ढंग से इसको बताया कि भाई अगर आप पकौड़े का ठेला भी लगाते हैं तो वो रोजगार भी, जो आपका अपना रोजगार होगा, वो भी रोजगार योगी जी के खाते में जुड़ जाएगा। अब बात कर लेते हैं मनरेगा की, जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा भारतीय जनता पार्टी इस वक्त कर रही है। और आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री जी ने देश के सर्वोच्च सदन में मनरेगा का किस प्रकार से मजाक उड़ाया था और कहा था कि यह देश के लोगों को फावड़ा पकड़ाया है कांग्रेस ने, इसको हम हमेशा याद दिलाते रहेंगे। और मनरेगा की एक हंसी उड़ाई थी और उसका मजाक उड़ाया था पार्लियामेंट के अंदर। लेकिन आज कह रहे हैं कि साहब हम मनरेगा के माध्यम से खूब सारा रोजगार देंगे। आप मेरी बात को मत मानिए, पिछले 4-5 वर्षों का आंकड़ा उठाकर देख लीजिए। मनरेगा में गारंटी है रोजगार की 100 दिन की प्रति व्यक्ति को। यानी मनरेगा का कार्ड धारक जो व्यक्ति होगा उसको 100 दिन के रोजगार की गारंटी है, लेकिन मात्र 50 दिन, 40 दिन, 42 दिन, 39 दिन इस प्रकार का रोजगार दिया गया। और मैं पार्लियामेंट में जो जवाब है सरकार का वो आपके सामने रखना चाहता हूं कि मनरेगा के अंदर उत्तर प्रदेश में 2018-19 में 42 दिन रोजगार दिया गया। यानी जो राष्ट्रीय औसत है 51 दिन रोजगार दिया गया 18-19 में राष्ट्रीय स्तर पे, लेकिन उत्तर प्रदेश में जो रोजगार औसतन दिया गया 100 दिन की रोजगार गारंटी के नाम पर 42 दिन रोजगार उत्तर प्रदेश में मनरेगा के तहत दिया गया। यह है उत्तर प्रदेश में मनरेगा की सच्चाई, जिसका अब ढिंडोरा पीटा जा रहा है। उत्तर प्रदेश, बिहार और हरियाणा मनरेगा में काम देने के नाम पर, मजदूरी देने के नाम पर सबसे पिछड़े राज्य हैं। यानी एक परिवार को एक साल में योगी जी ने 8,442 रुपए दिया मनरेगा के तहत, और आप दावा कर रहे हैं कि हम 1 करोड़ रोजगार देंगे। तो ये तो रोजगार की असलियत हो गई। दूसरी बात, इस समय उत्तर प्रदेश में
अपराधों का बोलबाला है। आए दिन तमाम आपराधिक घटनाएं सामने आती हैं। उन्नाव के पत्रकार सलभ मणि त्रिपाठी, जो वायर के पत्रकार थे, वो सुलभ मणि त्रिपाठी रिपोर्टिंग करते हैं सैंड माफियाओं के खिलाफ, और उस रिपोर्टिंग के नाम पर जब वो सैंड माफिया फंसते हैं तो उन्होंने पत्रकार की हत्या कर दी। और शुभम मणि त्रिपाठी ने बाकायदा पुलिस को लिखकर दिया था कि मेरी जान को खतरा है। तो मैं आज उनको भी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, उनकी पत्रकारिता को सलाम करता हूं। उन्होंने सैंड माफियाओं के खिलाफ अपनी कलम चलाई, इसके लिए उनको नमन करता हूं। और उत्तर प्रदेश के प्रशासन की भर्त्सना करता हूं जो उनका जीवन नहीं बचा पाए, बताने के बावजूद कि हमें धमकी मिल रही है, उनका जीवन नहीं बचा पाए। और एक ऐसा महसूस होता है कि उत्तर प्रदेश में डेमोक्रेटिक नहीं बल्कि ब्यूरोक्रेटिक सरकार चल रही है। यानी जन समस्याओं को जानने के बजाय योगी जी अधिकारियों के माध्यम से सरकार को चलाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। टीम 11 और पता नहीं क्या क्या। अब तक कोई विपक्ष की मीटिंग नहीं बुलाई गई। अब तक कोई कोरोना के संकट में लोग विपक्षी दलों की उत्तर प्रदेश में कोई राय नहीं ली गई। ना ही अपने दल के मंत्रियों की, ना ही अपने दल के नेताओं की कोई राय ली गई। टीम 11 अधिकारियों की बना दी गई है। ऐसा लग रहा है डेमोक्रेटिक सरकार नहीं बल्कि यूपी में ब्यूरोक्रेटिक सरकार चल रही है। अधिकारियों के नाक कान मुंह से जो बात निकलती है उसी को योगी जी सुनते हैं। तो ये जो तरीका है, मुझे लगता है कि ये लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। इसी तरीके से कानपुर का मामला सामने आया, बाल संरक्षण गृह का। आपको मालूम होगा उत्तर प्रदेश में देवरिया का भी कांड हुआ था, और अभी ये कानपुर का मामला जो सामने आया है, जिसमें 57 नाबालिग बच्चियों का कोरोना पॉजिटिव पाया गया। कई बच्चियों को यह कहा जा रहा है 7 बच्चियां वहां ऐसी पाई गई नाबालिग जो प्रेग्नेंट थी, गर्भवती थी। और जब इस पर सवाल पूछा गया तो एक ऐसी दलील लेकर कानपुर का प्रशासन आता है जिस पर आपको गुस्सा भी आएगा, नाराजगी भी आएगी। कहा यह जा रहा है कि ये बच्चियां गर्भवती ही थी जब बाल संरक्षण गृह में लाई गई। अब मुझे यह नहीं समझ में आता कि अगर वो गर्भवती थी, किसी भी जिले से आई, तो इसका मतलब उत्तर प्रदेश में उन नाबालिग बच्चियों के साथ बलात्कार की घटना हुई, उस पर पॉक्सो के तहत मुकदमा लिखा गया होगा, और उस मुकदमे में कार्रवाई क्या हुई ये बताना चाहिए। बजाय इसके आप ये दलील दे रहे हैं कि साहब वो तो गर्भवती थी जब कानपुर के संरक्षण गृह में आई। तो ये अपने आप में बहुत ही हास्यास्पद और एक प्रकार से कुतर्क है, और अपने चेहरे को बचाने की एक कोशिश है। मुझे लगता है उन 7 मामलों में क्या कार्रवाई की ये सरकार को बताना चाहिए। इसके अलावा कोरोना की बात अगर हम करें उत्तर प्रदेश में, तो आज ये कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में केसेस कम है, उत्तर प्रदेश में सब कुछ नियंत्रित कर लिया गया है, उत्तर प्रदेश में कोरोना के मामले नहीं बढ़ रहे हैं। मैं एक छोटा सा आंकड़ा दे रहा हूं, अपना आंकड़ा नहीं है ये उत्तर प्रदेश की सरकार का आंकड़ा है। और यह आंकड़ा क्या कहता है? उत्तर प्रदेश के अंदर यहां की सरकार ने एक प्रेस रिलीज जारी की है जिसमें कहा गया है, ये अमित मोहन प्रसाद जी की तरफ से ये प्रेस रिलीज जारी की गई है, और कहा गया है कि 26 जून को उत्तर प्रदेश में रिकॉर्ड 19,387 टेस्ट किए गए। उत्तर प्रदेश में अमित मोहन प्रसाद जी जो अधिकारी होंगे संभवतः, उनकी ये प्रेस रिलीज है, आप सबको मिली होगी। वो कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक रिकॉर्ड 19,387 टेस्टिंग की गई। आप मुझे बताइए कि 23 करोड़ की आबादी वाला उत्तर प्रदेश
19,000 टेस्टिंग प्रतिदिन करता है और 2.5 करोड़ की आबादी वाला दिल्ली 21,000 टेस्टिंग प्रतिदिन करता है, यानी इसका मतलब आप जांच ही नहीं कर रहे हैं तो केस का पता कैसे चलेगा? जब कोरोना की जांच नहीं होगी तो केस का पता नहीं चलेगा, केस का पता नहीं चलेगा तो लोग एहतियात नहीं बरतेंगे, सावधानी नहीं बरतेंगे, अपने आप को बचाने की कोशिश नहीं करेंगे, अस्पतालों में दाखिला करना हो या होम आइसोलेशन में रह के अपना इलाज कराना हो वो नहीं करेंगे, और उनके माध्यम से जो दूसरों को फैलने का खतरा है उस पर भी रोक नहीं लगेगी। तो जांच ना करना या जांच कम करना एक प्रकार से बहुत बड़ा अपराध है, और मुझे लगता है कि नो FIR नो क्राइम जो एक फॉर्मूला था कभी एक समय में, वही फॉर्मूला योगी जी कोरोना के मामले में अपना रहे हैं। नो FIR नो क्राइम, कोरोना की जांच ना करो, कोरोना केस का पता नहीं चलेगा, कोरोना के केस का पता नहीं चलेगा तो कोरोना से कितनी मृत्यु हुई ये भी पता नहीं चलेगा। तो मुझे लगता है कि कोरोना मामले की जांच ना करना एक प्रकार से ज्वालामुखी के पहाड़ पर शांति से बैठने का एक प्रयास है। ज्वालामुखी का विस्फोट होगा तो उससे बर्बादी बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ेगी, इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार को कोरोना की जांच बड़े पैमाने पर करनी चाहिए। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश के संदर्भ में ये सारी बातें थी, और 2 मामला अभी और सामने आया है, एक शिक्षक भर्ती घोटाला का और एक अनामिका शुक्ला घोटाला। यानी अनामिका शुक्ला को तो रोजगार नहीं मिला, उनके नाम पे 25 जगह रोजगार मिल गया, 25 जगह तनख्वाह निकाला गया और पैसा खाया गया। तो ऐसी कई अनामिकाएं उत्तर प्रदेश में हैं जिनके नाम पे पैसे निकाले जा रहे हैं। ये एक बड़ा घोटाला है, और उत्तर प्रदेश में कुछ भी बोलना आज एक अपराध हो गया है। पिछले दिनों हम लोगों ने देखा कि एक ईमानदार IAS अधिकारी, जो पूर्व IAS अधिकारी हैं SP सिंह जी, उनके ऊपर मुकदमा लिख लिया गया क्योंकि उन्होंने सरकार को आईना दिखाने की कोशिश की। तो ये सब कुछ योगी जी के राज में चल रहा है। अंत में मैं जो इस वक्त देश के हालात हैं उस पर अपनी बात कह के अपनी बात समाप्त करूंगा। सीमा पर चीन के साथ जो भारत का विवाद है उस पर हमारे 20 जवानों ने भारत माता की धरती बचाने के लिए अपनी शहादत दी। मैं उन शहीदों को, उन जवानों को सर झुका के नमन करता हूं। लेकिन उस पर जो भारतीय जनता पार्टी की भाषा है, तो जो भारतीय जनता पार्टी का रुख है, जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का बयान है और हमारे प्रधानमंत्री जी का बयान है, हमारे प्रधानमंत्री और भाजपा वो भाषा बोल रहे हैं जो भाषा चीन बोल रहा है। चीन कह रहा है हमने भारत की धरती पे कब्जा नहीं किया, प्रधानमंत्री जी भी कह रहे हैं चीन ने हमारी जमीन पे कब्जा नहीं किया, भाजपाई भी कह रहे हैं हमारी 1 इंच जमीन पे कब्जा नहीं किया। जबकि गूगल मैप के जरिए, सैटेलाइट इमेजेस के जरिए आप देख सकते हैं कि पैंगोंग झील में फिंगर 4 से फिंगर 8 पॉइंट तक उन्होंने अपने आर्मी डिप्लॉय कर लिए। गुलाम रसूल गलवान जिनके नाम पर वो घाटी बनी, आज गलवान घाटी के अलग अलग इलाकों में चीनी घुसपैठ हो रही है, और प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं चीन ने हमारी जमीन पे कब्जा नहीं किया। भाजपा के नेता कह रहे हैं चीन ने हमारी जमीन पे कब्जा नहीं किया। अगर कब्जा नहीं किया तो विदेश मंत्री स्तर की वार्ता क्यों चल रही थी, सेना के अधिकारियों की वार्ता क्यों चल रही थी? और अगर चीन ने हमारी जमीन पे कब्जा नहीं किया तो भारत माता की धरती को आजाद कराने के लिए जो हमारे 20 जवानों ने शहादत दी, अगर बीजेपी ये कहती है चीन ने कब्जा नहीं किया तो इसका मतलब वो हमारे जवानों की शहादत को अपमानित करने का काम करती है। और ये काम बीजेपी को बंद करना चाहिए, प्रधानमंत्री जी को बंद करना चाहिए, देश को सच्चाई बतानी चाहिए। पहले कहा गया 3 जवान शहीद हुए, फिर कहा गया 20 जवान शहीद हुए, फिर कहा गया कोई चीन के कब्जे में नहीं है, फिर कहा गया कि 10 लोगों को छुड़ाया गया, मीडिया की खबरें आई 10 जवानों को छुड़ाया गया। सच बताना चाहिए देश को। और इस संकट की घड़ी में पूरा देश हमारे जवानों के साथ और देश के साथ खड़ा है, उसको विश्वास में लेकर चलिए। आज विपक्ष के लोगों को गालियां देने से चीन की समस्या का हल नहीं निकलेगा। विपक्ष के लोगों को देशद्रोही कहने से चीन की समस्या का हल नहीं निकलेगा। 10 वर्षों में 2004 से लेकर 2014 तक भारतीय जनता पार्टी ने 24 बार पत्रकार वार्ता करके भारत चीन सीमा विवाद का मसला उठाया। और इतना ही नहीं,
अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में, अपने संकल्प पत्र में, अपने तमाम राजनीतिक प्रस्ताव में भारत चीन विवाद का मसला शामिल किया। और मैं मानता हूं कि ये उनका राष्ट्रवाद है। ये जो उन्होंने किया बिल्कुल ठीक किया विपक्ष में रहते हुए, ये उनका राष्ट्रीय धर्म है। आप कहते हैं कि विपक्ष को सेना के पराक्रम पे भरोसा नहीं है। हाँ, 100% भरोसा नहीं है। अगर भरोसा नहीं था किसी को तो वो पार्टी थी भारतीय जनता पार्टी। सितंबर 2013 में भगत सिंह कोश्यारी के नेतृत्व में एक सांसदों का प्रतिनिधि मंडल बना था और उस प्रतिनिधि मंडल को भारत चीन सीमा पर भेजा गया था और कहा गया था जाइए जांच कीजिए हमारी सीमा सुरक्षित है कि नहीं है। यानी हमारे जवानों के ऊपर अगर किसी को भरोसा नहीं था तो भारतीय जनता पार्टी को नहीं था। भगत सिंह कोश्यारी के नेतृत्व में उन्होंने सांसदों का प्रतिनिधि मंडल 2013 में भेजा था। आज आप कह रहे हैं कि विपक्ष को सेना के पराक्रम पे भरोसा नहीं है। बिल्कुल भरोसा है। आपकी नीतियों पे आपत्ति है। आपकी नीतियों के कारण आज नेपाल जो परंपरागत मित्र था आपके खिलाफ हो गया, भूटान जो परंपरागत मित्र था आपके खिलाफ हो गया। क्यों? इसकी समीक्षा कीजिए, इसके बारे में चिंतन करके आगे बढ़िए। आप बड़ी बड़ी बातें चीन के बहिष्कार की कर रहे हैं। कितनी कंपनियों से OnePlus से लेकर टिकटॉक, जिसके बहिष्कार की बात भाजपा आजकल कर रहे हैं, 30 करोड़ रुपए पीएम केयर्स में चंदा लिया गया। 50 करोड़ रुपए तमाम कंपनियों से, चीनी कंपनियों से पीएम केयर्स में चंदा लिया गया। यह चंदा वापस कीजिए उनको। कोरोना से लड़ने के लिए उस देश से आप चंदा ले रहे हैं जिस देश ने कोरोना पूरी दुनिया में फैलाया, जिससे हमारा विवाद चल रहा है सीमा पर। और आप चीन के बहिष्कार की बात अब आप कर रहे हैं। 2016 से लेकर 17 तक 3 बार जैसे मोहम्मद के आतंकवादी अजहर मसूद को राष्ट्रीय आतंकवादी जब भारत घोषित करना चाहता था, वीटो पावर का इस्तेमाल करके चीन ने उसका 3 बार विरोध किया। भारत के संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यता का, परमानेंट मेंबरशिप का विरोध अगर किसी ने किया तो चीन ने वीटो पावर कर दिया। और उस चीन के राष्ट्रपति को, शी जिनपिंग को आप झूला झुला रहे थे। चीनी बहिष्कार करने की बात आप करते हुए शर्म आपको नहीं आती? 5 लाख करोड़ रुपए का आयात आप चीन से करते हैं। क्यों करते हैं? आपने हिंदुस्तान के व्यापार को चीनियों के कब्जे में कर दिया। हिंदुस्तान के रिटेल व्यापारियों के पीठ और पेट पे लात मारने का काम किया। 100% एफडीआई की छूट आपने रिटेल में देने का काम किया। रक्षा जैसे संवेदनशील क्षेत्र में 50% से ज्यादा एफडीआई की छूट आपने दी। चीन का बहिष्कार कीजिए, चीन को आर्थिक रूप से चोट पहुंचाइए, लेकिन चरणबद्ध तरीके से एक कार्य योजना बना के, एक पूरी तैयारी करके उनको आर्थिक रूप से उनको तोड़ने का, उनकी कमर तोड़ने का काम कीजिए। ये लफाजी की बातें और बड़ी बड़ी बातें करने से काम नहीं चलेगा। चीन की कंपनियों से चंदा लेते हो, चीन के ऐप्स को यहां पे लगाते हो। आपने चीन को कितना हिंदुस्तान के व्यापार में जगह दे दी, इसका कुछ अंदाजा है? आज आप चीन के बहिष्कार की बात अगर आप कर रहे हैं तो इस बात को आपको समझना पड़ेगा। चीन के व्यापार को यहां घुसपैठ दिया। मैं 1 मिनट में खाली पढ़ के आपको बता रहा हूं। देखिए आप, जैविक रसायन के क्षेत्र में 12%, प्लास्टिक के क्षेत्र में 44%, स्टील के क्षेत्र में 17%, सोलर पैनल के क्षेत्र में 75%, फार्मा ड्रग के क्षेत्र में 69%, कृषि टेक्निकल इनपुट के क्षेत्र में 50%, ऑटो टायर के क्षेत्र में 20%, पेपर के क्षेत्र में 17%, इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी के क्षेत्र में 29%, न्यूक्लियर रिएक्टर्स बॉयलर्स 20%, दवाओं के लिए कच्चा माल 80%, स्टार्टअप्स में फ्लिपकार्ट, मेक माई ट्रिप, स्विगी, ओला, पेटीएम, स्नैपडील, बिग बास्केट, जोमेटो, हाइक, इन सब में चीन का निवेश है। लेदर के काम में 38%, कृषि यूरिया के काम में 10%, ऑटो कंपोनेंट के काम में 18%, 100% मोबाइल जो हिंदुस्तान में लोग इस्तेमाल करते हैं उसका मात्र 1.5% भारतीय मोबाइल है। तो इसलिए बड़ी बड़ी बातें आज आप कर रहे हो। आपने तो हिंदुस्तान के व्यापार को बहुराष्ट्रीय कंपनियों और चीनी कंपनियों के आगे गिरवी रख दिया। इसलिए चरणबद्ध तरीके से एक तरीका बना के, एक योजना बना के चीन के सामान को हिंदुस्तान से बहिष्कार करने कैसे करना, इसकी योजना बनाइए। आप तो
सरदार वल्लभ भाई पटेल लौह पुरुष की 3000 करोड़ की प्रतिमा चीनियों से बनवाते हैं, हिंदुस्तान की सड़कें चीनियों से बनवाते हैं, हिंदुस्तान की रेलवे चीनियों से बनवाते हैं। इनको हिंदुस्तान से बहिष्कार करना, आप बताइए, जिसमें अमित शाह का बेटा है जय शाह बीसीसीआई में, उसमें आपने करोड़ों रुपए का ओप्पो को दे रखा है, सैकड़ों करोड़ रुपए का, उनसे आप निवेश कराते हैं। तो इनको हिंदुस्तान से आर्थिक चोट कैसे पहुंचानी है? 5 लाख करोड़ रुपए का आप उनको व्यापार देते हैं और वो हमारी सीमा पे कब्जा कर रहे हैं। 5 लाख करोड़ रुपए का आयात आप उनसे करते हैं और उसके बदले में निर्यात मात्र 20-25% करते हैं। तो चीन को सीमा पर भी लड़ना होगा, देश के व्यापार में भी लड़ना पड़ेगा, आर्थिक रूप से भी नुकसान पहुंचाना है। और सीमा पर जो हमारी जमीन चीन के कब्जे में है, जो सैटेलाइट इमेजेस के जरिए हमारे मीडिया के मित्रों ने दिखाई है, जो तमाम टीवी चैनल्स ने दिखाई है, जो तमाम सेना के पूर्व अधिकारी कह रहे हैं, जो तमाम जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, पूर्व जनरल कह रहे हैं कि वहां पर चीनियों ने फिंगर 4 से लेकर फिंगर 8 तक कब्जा जमाए हुए हैं, उनको भारत की धरती से खदेड़िए। वो हमारी पेट्रोलिंग पॉइंट है। दूसरी बात, जो हमारे 20 जवानों की शहादत हुई है वो बेकार नहीं जानी चाहिए। पूरा देश चाहता है उन जवानों की शहादत का बदला चीन से लिया जाए। तो ये मुझे अलग अलग विषयों पे पूरी बात करनी थी। अब आप लोगों के कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। बोल दिए। चर्चा करनी है, ये जानना चाह रहे हैं कि इस बार यूपी में क्या स्टैंड ले रहे हैं आप, क्या कुछ नया करने के इरादे से? देखिए, उत्तर प्रदेश में पिछले दिनों हम लोगों ने कई मुद्दों पे आंदोलन किया है, जैसे शिक्षक भर्ती घोटाला है, पेट्रोल डीजल के बढ़े हुए दाम के ऊपर आंदोलन किया, और रेलवे ने जब प्रवासी मजदूर जब परेशान हुए रेलवे की अव्यवस्थाओं के कारण, और ट्रेन जहां पे 2 दिन में पहुंचनी थी 9 दिन में पहुंची, इन सब विषयों को लेकर अलग अलग मुद्दों पे हम लोगों ने आंदोलन किया है। उत्तर प्रदेश में योगी जी के कानून व्यवस्था को लेकर, और अभी जो कानपुर में जो घटना हुई बाल संरक्षण गृह वाली, बालिका संरक्षण गृह की, उसमें भी हम लोगों ने आंदोलन किया। तो यूपी में जो स्थानीय मुद्दे हैं उनको लेके हम लोग आने वाले दिनों में आंदोलन भी करेंगे। और अब इस समय क्योंकि मीटिंग वगैरह, पब्लिक रैली की तो परमिशन मिलेगी नहीं, तो हम लोग वर्चुअल मीटिंग्स के जरिए अपने संगठन को भी आने वाले दिनों में विस्तार देंगे और मजबूत करेंगे। लगता नहीं है कि यूपी में और मजबूती की थोड़ी देरी है, क्योंकि जिस तरह से संगठन आप बढ़ा रहे हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन साथ में यूपी को और मजबूत किया जाना चाहिए आपके वजह से? नहीं, आपकी बात से मैं सहमत हूं, और इस कोरोना की वजह से थोड़ा उसमें ब्रेक जरूर लगा है, लेकिन हमारा अलग अलग मुद्दों पे, जैसे लेबर लॉ में चेंज की बात आई, उसमें भी हम लोगों ने आंदोलन किया था। तो हम अपना काम तेजी के साथ बढ़ा रहे हैं, लोगों को जोड़ भी रहे हैं। इस कोरोना की वजह से थोड़ा, लॉकडाउन आदि की वजह से थोड़ा जरूर डिस्टर्ब हुआ है, लेकिन अब उसको हम और तेजी देंगे। और किसी साथी का कोई सवाल है? पेट्रोल डीजल पे एक बात मुझे ये कहनी थी कि देखिए, कहा गया था कि देश में डॉलर रुपया बराबर हो जाएगा, लेकिन आज पेट्रोल डीजल का दाम बराबर हो गया। तो मुझे लगता है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जब कच्चे तेल का दाम घट रहा है, तो हिंदुस्तान में क्यों कच्चे तेल का दाम घटने के बावजूद पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ रहा है? ये सरकार के पास इसका कोई सही जवाब होना चाहिए।